हरे कृष्णा। ये हमारी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की 8वीं क्लास है। पुरानी 7 क्लास में हमने 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपन 71 क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। 71वें प्रश्न में दिया है सरल करें। सरल किसको करना है? एक ही हाथ 6 इंटू एक ही हाथ -4 डिवाइडेड बाय एक ही हाथ 3। इसको आपको सरल करना है। अब इसको अपन किस तरीके से सरल कर सकते हैं, इसको मैं डायरेक्ट सरल करता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है एक ही हाथ 6, अपन लिखते हैं यहाँ पर एक ही हाथ 6 इंटू, यहाँ पर देखिए एक ही हाथ 4। जब भी किसी भी संख्या के ऊपर पावर माइनस की रहती है मतलब वो संख्या एक के बटे में चली जाती है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक के बटे में एक ही हाथ 4, और जो माइनस की पावर है वो प्लस की पावर बन जाती है। फिर यहाँ पर भागित का साइन है, भागित को यदि इंटू में चेंज करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये एक ही हाथ 3 के बटे में 1 है तो यहाँ अपन लिख सकते हैं 1 के बटे में एक ही हाथ 3। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर एक ही हाथ 6 मतलब ए 6 बार आया हुआ है, यहाँ पर एक ही हाथ 4 मतलब ए 4 बार आया हुआ है। यदि अपन एक ही हाथ 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचने वाला है, 2 बचने वाला है, मतलब ए यहाँ पर 2 बार बचा हुआ है। अब यहाँ पर ए 2 बार है, नीचे यहाँ पर ए 3 बार है। जब अपन इस 2 से 3 को कैंसिल करेंगे तो नीचे कितना ए बचने वाला है, 1 ए बचने वाला। बराबर से अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में ए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है, 1 बटे में ए, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 72वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 18 आदमियों द्वारा इसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लगने वाले आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में एक फार्मूला यूज़ किया जाता है। फार्मूला क्या होता है कि M1 आदमी D1 दिन में कोई W1 काम करते हैं, तो इसी कंडीशन में M2 आदमी D2 दिनों में W2 काम करने वाले हैं। ये दोनों कंडीशन आपस में होती है बराबर। अब इस फार्मूले का यूज़ करके अपन प्रश्नों का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर 50 आदमी मतलब M1 की जगह अपन 50 लिख सकते हैं, एक काम को मतलब W1 की जगह अपन एक काम लिख सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं मतलब D1 की जगह अपन 20 दिन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 50 आदमी किसी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। अब आपको निकालना क्या है, 18 आदमियों द्वारा इसी एक काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। मतलब M2 की जगह अपन कितने आदमी लिख सकते हैं, 18 आदमी लिख सकते हैं उसी एक काम को। मतलब यहाँ पर W1 की जगह अपन ने एक काम लिखा था तो यहाँ पर एक काम लिख सकते हैं। कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे मतलब आपको निकालना है D2 का मान, D2 का मान कितना आने वाला है। अब इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 नम 18, ये 2 से कैंसिल होगा 10 बार। अब कैंसिल नहीं होगा तो अपन 50 का 10 में इंटू करेंगे तो कितना आने वाला, 500। बराबर से अपन लिख सकते हैं 9 इंटू, यहाँ पर अपन लिखा हुआ D2। फिर यहाँ पर 9 को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो क्या आने वाला है, 500 बटे में 9, बराबर से अपन ने लिखा हुआ है D2 लिखा हुआ है। जैसे ही 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 से कैंसिल होगा 5 बार, 9 पना 45, ये अपन ने लिखा हुआ है 9 पना 45। शेष कितना बचने वाला है यहाँ पर 5, फिर 50 हो जाएगा। फिर अपन 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 पना 45, शेष कितना बचेगा 5। 5 को जो शेष बचा उसको अपन ऊपर लिखते हैं और बटे में जो 9 है उसको अपन 9 को नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर D2 को मान आने वाला 55 से ही 5 बटे 9, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। 73वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई का पता लगाना कितनी मीनार की ऊंचाई आने वाली है। अब यहाँ पर देखिए एक मीनार है तो अपन सबसे पहले एक मीनार बनाते हैं, अपन ने एक मीनार बना दी। इस मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर, यहाँ पर आधार से ये 20 मीटर दूरी पर अपन ने, ये 20 मीटर दूरी रहने वाली है, यहाँ पर कोई बिंदु है। अब इस बिंदु से मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण बनता है, ये कितने डिग्री का दिया हुआ प्रश्न में, 60 डिग्री, अपन ने 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो आपको मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार की हाइट है ऊंचाई निकालना, और ऊंचाई को अपन ने यहाँ पर h मान लिया। अब आपको मीनार की ऊंचाई याद करना, मीनार की ऊंचाई कितने आने वाली है। तो यहाँ पर आपको पता है जब भी लंब और आधार की बात की जाती है तो अपन यहाँ पर टेन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, और यहाँ पर थीटा का मान कितना लिखना है, 60 डिग्री। तो अपन यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर अपन लिखते हैं टेन 60 बराबर से टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार। ये अपन लिखा हुआ लंब बटे में आधार।
तो यहाँ पर अपन लिखते हैं टेन 60 का मान होता है करनी 3 बराबर से लंब का मान कितना दिया लिखा हुआ अपन ने h, ये अपन ने h लिख दिया। आधार का मान कितना यहाँ पर ये 20, ये अपन ने 20 मीटर लिख दिया है। अब इसको जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो करनी 3 के बट्टे में कुछ नहीं अपन 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस में इंटू करना है, h का 1 में इंटू करने पर आने वाला है h बराबर से करनी 3 का 20 में यदि अपन गुणा करते हैं तो कितना आने वाला है यहाँ पर 20 करनी 3 आने वाला है। अब यहाँ पर करनी 3 की वैल्यू आपको निकाल रखना पड़ेगा। तो करनी 3 का मान कितना होता है यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 1.732, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब 20 का 1.732 में आपको गुणा करना है। तो यदि अपन गुणा करते हैं तो सबसे पहले 0 की जगह अपन ने 0 लिख ली है। 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 के 4, शेष बचने वाला 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब पॉइंट कितने अंग बाद लगेगी, यहाँ पर 3 अंग बाद है तो अपन 3 अंग बाद पॉइंट लगा देते हैं, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर हाइट कितनी आने वाली 34.640 इतनी मीटर इसकी हाइट आने वाली है। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया 34.6, ये लगभग में ऑप्शन में दिया, पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा 34.640। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 74 प्रश्न इसमें दिया है कि एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो सीढ़ी की लंबाई का पता लगाना, सीढ़ी की लंबाई कितनी आने वाली है। अब यहाँ पर देखिए एक सीढ़ी इमारत के सहारे खड़ी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर एक इमारत बनाते हैं। ये अपन ने एक इमारत बना दी है ना, यहाँ पर एक क्या है इमारत है। इस इमारत के सहारे अपन ने एक सीढ़ी को खड़ा कर दिया। यहाँ पर ये अपन ने बना दिया कि सीढ़ी ये रहने वाली है, सीढ़ी अपन ने बना दी, ठीक है ना। अब क्या दिया हुआ है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। ये सीढ़ी का आधार है और ये इमारत है। तो सीढ़ी का जो आधार है इमारत से 6 मीटर दूर है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी अपन ने लिख दी यहाँ पर 6 मीटर। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। ये सीढ़ी जो है इस इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, मतलब इस इमारत की ऊंचाई कितनी आने वाली है 14 मीटर। अपन ने 14 मीटर लिखा हुआ है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई का पता लगाना। सीढ़ी की लंबाई क्या रहने वाली है। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब समकोण त्रिभुज ये बनता है। और समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया है, दूसरी भुजा का मान दिया, आपको तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो तीसरी भुजा के मान के लिए अपन यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये सीढ़ी की लंबाई इस वाली भुजा को अपन ने यहाँ पर कर्ण माना हुआ है। यहाँ पर अपन लिखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का मान कितना है यहाँ पर ये 14 है। अपन डायरेक्ट 14 का वर्ग करेंगे। 14 का वर्ग कितना आने वाला है यहाँ पर 196 प्लस आधार कितना यहाँ पर 6। तो यहाँ पर 6 का वर्ग करने पर कितना आएगा 36, अपन ने 36 लिखा हुआ है। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर से इसको ऐड करने पर 6 और 6 12 के 2, शेष बचने वाले हैं 1, 9 और 1 10 और 3 13 के 3, शेष बचने वाले हैं 1, 1 और 1 2। यहाँ पर 232 आया हुआ है। तो यहाँ से यदि अपन कर्ण से वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ क्या लगने वाली है करनी। ये अपन लिखा हुआ √232 और यहाँ पर √232 का मान कितना होता है 2 करनी में 58, ये इसका मान होता है। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी आने वाली 2 करनी 58, ये आने वाली सीढ़ी की लंबाई, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 इसमें दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करना, कितना समय लगेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, इसका मतलब है कि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की लंबाई को पार कर रही है। और स्वयं की लंबाई को पार करने में लगने वाला समय बताना कि लगने वाला समय कितना आने वाला है। अब यहाँ पर समय निकालना है तो समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे में चाल। ये होता है समय का फार्मूला, दूरी बटे चाल। यहाँ पर अपन देखेंगे दूरी मतलब उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी यहाँ पर 180 मीटर। ये अपन ने 180 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई को लिखा हुआ है। अब बटे में चाल कितनी दी हुई है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपन ने लिखा हुआ है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड में दिए तो आपको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए का इंटू करेंगे अपन इसमें 5/18, तो इकाई आने वाली मीटर प्रति सेकंड, ये अपन ने
मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है। यहाँ से मीटर कैंसिल हो जाएगा, शेष इकाई बचने वाली सेकंड वाली। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इस 18 का अपन ऊपर गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं 180 × 18 बटे में अपन लिख सकते हैं 160 × 5 लिख सकते हैं। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जीरो से अपन ने जीरो कैंसिल कर दिया है। फिर उसके बाद अपन 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पर ये 8 बार कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल होगा 9 बार। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल होगा 4 बार, ये 2 से 18 कैंसिल होगा 9 बार। बराबर से 9 और 9 गुणा करने पर कितना आएगा 81, बटे में 4 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है 20। अब 20 से कैंसिल करना पड़ेगा, तो जैसे ही अपन 20 से कैंसिल करेंगे 81 को, तो आंसर कितना आने वाला 4.05 सेकेंड। तो यहाँ पर वह रेलगाड़ी किसी एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, तो 4.05 सेकेंड लगने वाला, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें दिया हुआ है हल कीजिए, और हल किसको करना है x + 2y ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में 2x - y। ये एक इबारत दी है और ये इबारत को आपको हल करना है। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसको मैं डायरेक्ट हल करता हूँ। आपको करना क्या है, इस x का पहले 2x - y में गुणा करना है, फिर +2y का 2x - y में गुणा करना है। तो सबसे पहले अपन x का गुणा करते हैं। x का 2x में गुणा करने पर कितना आने वाला है, यहाँ पर 2x का स्क्वायर, ये अपन 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर x का -y में गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है -xy, अपन ने -xy लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ +2y का प्लस के 2x में गुणा करने पर कितना आएगा, प्लस का यहाँ पर 4xy आने वाला है। उसके बाद प्लस के 2y का माइनस के y में गुणा करने पर कितना आ गया, यहाँ पर ये अपन लिख सकते हैं -2y का स्क्वायर, y का y में गुणा करने y स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4xy प्लस का, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1xy है, 4xy प्लस का और 1xy माइनस का। इन दोनों को यदि अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्यूशन क्या आने वाला है प्लस का 3xy, फिर क्या बचा हुआ माइनस का 2y का स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। ये आंसर मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आ रहा है इसमें, बी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 77वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं। यदि प्रत्येक में से क्रमशः 1/2, 1/3 तथा 1/4 फल बिक गए तो कुल कितने फल बाकी रह गए, आपको बताना कितने फल बाकी रह गए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि 10 दर्जन सेब है। अब 10 दर्जन सेब मतलब कुल संख्या अपन निकाल सकते हैं। आपको पता है 1 दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर जैसे कि 10 दर्जन सेब है, यहाँ पर अपन लिखते हैं सेब। सेब कितने दर्जन है 10 दर्जन, और 1 दर्जन में 12 सेब होते हैं, तो यहाँ पर कुल सेबों की संख्या कितने आने वाली है 120, या अपन ने 120 लिखा हुआ है। फिर 15 दर्जन आम है, यहाँ पर अपन आम का डाटा लिखते हैं। अब आम कितने यहाँ पर 15 दर्जन, और 1 दर्जन में होते हैं 12 आम, तो 15 का 12 में गुणा करने पर कितना आएगा 180 आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर 20 दर्जन संतरे हैं, तो यहाँ पर अपन संतरे का डाटा लिखते हैं। 20 दर्जन संतरे हैं और 1 दर्जन में 12 संतरे होते हैं, तो कुल मिलाकर संतरों की संख्या कितनी आएगी यहाँ पर 240 आने वाली है। इस प्रकार से अपन ने इनका डाटा निकाल लिया है। अब क्या दिया है, यदि प्रत्येक में से 1/2, 1/3, 1/4 फल बिक गए हैं तो आपको बताना है कि बिना बिके हुए फल कितने बचे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए सेब में से यदि 1/2 बिक गए हैं, 1/2 मतलब आधे बिक गए, तो बचे कितने होंगे यहाँ पर 1/2 बचने वाले हैं। तो यहाँ पर कुल 120 है, 120 में से आधा अपन निकालेंगे, आधा मतलब 1/2 कितना आने वाला है तो 60। या अपन ने 60 क्या निकाला है बिना बिके फल अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, बिना बिके फल कितने रहने वाले, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड डाटा आम का है, आम के कितने बिक गए हैं 1/3। यदि 1/3 आम के फल बिक चुके हैं तो बिना बिके कितने रहेंगे यहाँ पर ये 2/3, ये बिना बिके रहने वाले हैं। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 3 से 180 कितने बार कैंसिल होगा 60 बार, और 60 का 2 में गुणा करने पर कितना आएगा 120, तो 120 यहाँ पर बिना बिके आम है। अब बात करते हैं अपन संतरे की, तो संतरे कितने बिक गए हैं 1/4। यदि 1/4 बिके हैं तो नहीं बिके हुए कितने रहने वाले हैं यहाँ पर ये 3/4, ये 3/4 बिना बिके रहने वाले हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 से कैंसिल होगा 240 यहाँ पर 60 बार, और 60 का 3 में गुणा करने पर कितना आएगा 180। ये 60, 120 और 180 यहाँ पर बिना बिके फल है। अब यदि अपन तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पर क्या आने वाला है 0 0 0, यहाँ पर 0 आएगी।
8 और 2 10 और 6 16 के 6 शेष बचने वाला है 1, 1 और 1 2 और 1 3, 360। तो यहाँ पर बिना बिके सेबों की संख्या कितनी आएगी? 360। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें दिया है इन आंकड़े क्या क्या दिए हैं? 1 9 5 4 2 1 9 9 2 1 9 1 2 1 का माध्य तथा बहुलक ज्ञात करना है कि माध्य कितना रहने वाला है। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन माध्य ज्ञात करते हैं कि माध्य क्या होता है। अब माध्य होता क्या है? माध्य का फार्मूला होता है कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटे में अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ये कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या, ये होता है माध्य का फार्मूला, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पर यदि इन सब का अपन योग करते हैं तो इन सब का योग आने वाला है 56 आने वाला है, बटे में इन आंकड़ों की संख्या कितनी है? 2 4 6 8 10 12 14, ये अपन ने 14 इनकी संख्या लिखा हुआ है। 14 से 56 कितने बार कैंसिल होने वाला है? यहाँ पर ये 4 बार कैंसिल होगा। तो यहाँ पर इन आंकड़ों का माध्य कितना आएगा? 4। अब आपको क्या निकालना? बहुलक ज्ञात करना कि बहुलक क्या होने वाला है। बहुलक होता क्या है कि जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया हुआ वो कहलाता है बहुलक। तो यहाँ पर देखिए आंकड़ों में सबसे अधिक बार अंक कौन सा आया हुआ है यहाँ पर? ये तो सब में देखेंगे अपन 1 आया हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 1 सर्वाधिक बार आया हो। तो यहाँ पर बहुलक कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर इन आंकड़ों का माध्य 4 है और बहुलक कितना है? 1। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, 4 तथा 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दिया है? यदि 4x + 5y बराबर से 14 तथा x - 5y बराबर से 16 है तो x तथा y का मान क्या होंगे? आपको x तथा y का मान ज्ञात करना है। ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से x तथा y का मान क्या होने वाला, आपको वो बताना x तथा y का मान क्या होगा। अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4x + 5y बराबर से 14, अपन ने 14 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x - 5y बराबर से 16, अपन ने 16 लिखा हुआ है। अब जैसे इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 5y प्लस का 5y माइनस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4x और 1x कितने आने वाले यहाँ पर है? 5x बराबर से अपन क्या लिख सकते हैं? इनका योग कितना आएगा? 6 और 4 10 के शून्य शेष आने वाले हैं 1, 1 और 1 2 और 1 3, ये अपन ने 30 लिखा हुआ है। 5 से कैंसिल होगा तो x का मान कितना आएगा? 6। यहाँ से अपन ने x का मान निकाल लिया। अब x का मान मिल गया तो अपन y का मान निकाल सकते हैं। y का मान अपन समीकरण नंबर 2 से निकालते हैं। समीकरण नंबर 2 कितना है यहाँ पर है? x - 5y बराबर से 16, अपन ने 16 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर x की जगह अपन 6 लिख सकते हैं, जो x लिखा है इसकी जगह अपन 6 लिख सकते थे। यहाँ पर x का मान कितना आने वाला है? 6 - 5y बराबर से 16। अब यहाँ पर जो 6 है, 6 को बराबर के लिए अपन इस तरफ लाते हैं तो -5y बराबर से कितना आने वाला है? 10 आने वाला। 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो 10 आने वाला है, और 5 से कितने बार कैंसिल होगा यहाँ पर? ये 2 बार। तो यहाँ पर -y बराबर से 2, तो y बराबर से अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस का 2 लिख सकते हैं। तो ये y का मान, आपको x तथा y का मान ज्ञात करना था। x का मान प्लस का 6 और y का मान माइनस का 2 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 80वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है 2 सही 1/2 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य 300 रुपये है। प्रत्येक सेब को 15 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना? आपको लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पर देखिए 2 सही 1/2 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपये। तो यहाँ पर 2 सही 1/2 दर्जन, ये इतने दर्जन सेब हैं और इन सेबों का जो क्रय मूल्य है, इनका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 300 रुपये, अपन ने 300 रुपये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर प्रत्येक सेब को 15 रुपये में बेचा गया, मतलब एक सेब को 15 रुपये में बेचेंगे। तो यहाँ पर सेबों की संख्या कितनी है? 2 से 1/2 दर्जन मतलब 2.5 दर्जन। 2.5 दर्जन मतलब कितने सेब होते हैं यहाँ पर? 30 सेब। यहाँ पर 30 सेब, कुल संख्या 30 सेब की है, और एक सेब की कीमत यहाँ पर 15 रुपये है। तो यहाँ से अपन विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य में 15 का 30 में गुणा करने पर कितना? यहाँ पर
50 रुपये। तो यहाँ पर 30 सेबों का विक्रय मूल्य 450 रुपये है। अब खरीदा अपन ने 30 सेबों को 300 रुपये में, बेचा यहाँ पर 450 रुपये में है। आपको लाभ निकालना, तो लाभ कितने रुपये का हो रहा है, यहाँ पर 150 रुपये का लाभ हो रहा है। पर आपको लाभ परसेंटेज निकालना है, और यहाँ पर लाभ परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, लाभ परसेंटेज का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना यहाँ पर 150 रुपये, और क्रय मूल्य कितना यहाँ पर 300 रुपये। तो इसको परसेंटेज में चाहिए, मतलब अपन 100 का गुणा करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 से 100 अपन ने कैंसिल कर दिया। जैसे 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से 150 कितने बार कैंसिल होगा, 50 बार। तो कितने परसेंट का लाभ होने वाला है, 50% का लाभ होगा।